स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए आज कहानी है आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस। हालांकि ये एक इंग्लिश ड्रामा है, लेकिन कहानी पूरी समझ में आएगी आपको। विधिवत विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा था और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा फेमस ये प्ले है उनका। और सबसे ज़्यादा फेमस हुआ मतलब बॉन्ड स्टोरी की वजह से ये, और जिसमें पोर्सिया का एक बहुत ज़बरदस्त रोल रहा। तो आइए सबसे पहले बिना कुछ इधर उधर किए देखते हैं इसमें पात्र कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले ड्यूक ऑफ वेनिस है। ड्यूक ऑफ वेनिस का मतलब है कि वेनिस की कोर्ट का जज है। जो कोर्ट होती है उसका ये जज है, और जो केस होता है एंटोनियो और शेरलॉक का, उस केस की सुनवाई यही जज करते हैं। ड्यूक ऑफ वेनिस कहा गया है। एंटोनियो बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नाम इसके ऐसे हैं कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा याद भी कम रह सकता है। इसलिए क्योंकि अपने यहाँ जैसे नाम तो है नहीं, श्याम सुंदर हो, राम सजीवन हो, राम खिलावन हो, मुकेश दिनेश, ऐसा कुछ हो। नाम कुछ वैसे हैं, हालांकि याद रहेगा। जितने करेक्टर्स हैं सबका कोई खास रोल नहीं है, कुछ मेन है और वो याद रहेंगे, ठीक है ना। तो एंटोनियो है, यही वेनिस का व्यापारी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक। तो इसी के नाम पे ये मतलब लीड रोल में रहता है ये। इसके बाद बेसेनियो, जो कि पहले का एक स्कॉलर था, सोल्जर भी था, सैनिक भी था, और अब ये जो है बेसेनियो जो है एंटोनियो का फ्रेंड है इस समय। और ये बहुत ही एक्स्ट्रा वैगेंट है, बहुत पैसा खर्च करता है, इसके पास पैसा रहता नहीं है। जो भी कहीं से मिल भी जाता है तो वो सब पैसा उड़ा देता है। तो एक तरह से इस समय यह कंगाल टाइप का रहता है। ग्रेशियानो लेकिन है बहुत ही हैंडसम, स्मार्ट है, देखने में लंबा तगड़ा, सजीला और सुंदर है। ग्रेशियानो, सालेरियो, सलेरिनो और लॉरेंजो, ये चारों जो है ये एंटोनियो और बेसेनियो के फ्रेंड हैं। इसके बाद आते हैं इधर शाइलॉक। ये जो है एक जीव है। जीव का मतलब होता है यहूदी। यहूदी का मतलब यहूदी धर्म का है ये, जो कि इज़राइल में ज़्यादा यहूदी धर्म पाया जाता है। तो लेकिन ये वहाँ से आकर के ये वेनिस में बस गया था और मनी लैंडिंग का काम इसने शुरू किया था। ये साहूकार था, लोगों को पैसा उधार देता था। हालांकि पैसा उधार एंटोनियो भी देता था, लेकिन एंटोनियो थोड़ा काइंड हार्टेड था। जिनको भी उधार देता था उन पर कोई प्रेशर नहीं रखता था, और जो भी देता था वही वापस पैसा वो मांगता था, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लेता था। लेकिन ये शर्लॉक क्या करता था कि ये पैसा उधार देने का काम करता था लोगों को, लेकिन ये हाई इंटरेस्ट पर पैसा देता था, बहुत मतलब ऊंची ब्याज दर पर पैसा देता था। और अगर वो समय पर नहीं दे पाते थे लोग तो उनको बुरी तरह से परेशान करता था। तो ये शर्लॉक जो है निर्दयी था, एक क्रूअल मनी लेंडर था, निर्दयी साहूकार था। और इसके इसी काम की वजह से एंटोनियो इससे चिढ़ता था कि मतलब ये लोगों को परेशान करता है, बहुत उच्च दर ब्याज दर पर पैसा देता है, गलत ढंग से, बड़ा निर्दयी है, बड़ा कठोर है, कमज़ोर लोगों के, चूँकि उधार कौन लेता है, वही कमज़ोर लोग लेते हैं। फिर ये उनको परेशान प्रताड़ित करता था, यातनाएं देता था। इसलिए इससे जो है एंटोनियो कभी खुश नहीं रहता था। जाहिर है जब एंटोनियो इससे खुश नहीं रहता था तो ये एंटोनियो से क्यों खुश रहेगा। तो ये एंटोनियो से बहुत चिढ़ता था, बहुत ज़्यादा जेल से। कुल मिलाकर के जितने क्रिश्चियन थे ये क्रिश्चियंस हैं सभी, और इन सभी क्रिश्चियंस से ये यहूदी बहुत चिढ़ता था, बहुत ज़्यादा, मतलब मौका मिल जाए तो गला काट दे। पोर्सिया, क्वीन ऑफ बेलमोंट, ये बेलमोंट की रानी है। बेलमोंट एक द्वीप होता है जहाँ की ये रानी है, और ये एक रिच एयरस है, अर्थात एक अमीर उत्तराधिकारी है। इसके पिता की डेथ हो गई है और ये इकलौती संतान है, और पूरे बेलमोंट का जो साम्राज्य है इसको मिला है। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, जेवरात, खजाना, जो भी कुछ है, बहुत अमीर महिला है, सुंदर है, ये रूपवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है और तेजवान है, विद्वान है। और ये मतलब ये समझो कि ऐसा कोई वान नहीं है जो पोर्सिया में नहीं है। दूसरा, ये एलएलबी भी कर रखा है, अर्थात ये वकालत भी जानती है। तो हर तरह से
धनवान भी है। अब धनवान, रूपवान, गुणवान, विद्वान, तेजवान, हर चीज़ उसके पास है। पोर्सिया एक ऐसा कैरेक्टर है शेक्सपियर का जिसमें कोई कमी नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि उसके अंदर उतनी शालीनता है, सामाजिकता है, समझदारी है, लोगों के प्रति दया है और मदद करने की हमेशा भावना रहती है। बहुत अच्छा कैरेक्टर पोर्सिया। जेसिका शाइलॉक की बेटी है और लॉरेंजो की प्रेमिका है। इसमें 3 लव यूनिटीज़ हैं। 3 लव यूनिटीज़ का मतलब ये है कि पोर्सिया और बेसेनियो एक लव पेयर है। इसके बाद ग्रेशियानो और नेरिसा, यहाँ पे नहीं लिखा है। नेरिसा जो है, नेरिसा ये मेड है पोर्सिया की, ये पोर्सिया की मेड है। मेड का मतलब दासी है। तो पोर्सिया की दासी नेरिसा है, लेकिन ये दासी तो है पर ये दासी जैसी नहीं है, अर्थात ये एक फ्रेंड जैसी है, पर्सनल असिस्टेंट है। हर तरह की सलाह नेरिसा पोर्सिया को देती है। इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद तो पोर्सिया और बेसेनियो और ग्रेशियानो और नेरिसा और जेसिका और लॉरेंजो, ये 3 लव पेयर हैं, लव यूनिटीज़ हैं। मतलब ये तीनों अपने अपने पेयर से प्रेम करते हैं। फिलहाल जेसिका शाइलॉक की बेटी है, लॉरेंजो की प्रेमिका है। गब्बो एक वृद्ध आदमी होता है, लॉन्सलॉट गब्बो। इनकी चर्चा यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि इनका खास रोल नहीं है। ये एक मजाकिया टाइप का है। पहले ये शाइलॉक का सेवक होता है, फिर उसकी नौकरी छोड़ करके आकर के बेसेनियो का सेवक बन जाता है। ट्यूबल ये एकमात्र जीव है जो शाइलॉक का फ्रेंड है। इसके अलावा और कोई इसका साथी नहीं होता है वेनिस में। वेनिस में अगर कोई शाइलॉक का साथी है तो वो है ट्यूबल, और वो भी इसलिए क्योंकि ये भी एक यहूदी है। इसके बाद बैल्थजर जो होता है ये पोर्सिया का सेवक है। बड़ा ही वफादार सेवक है बैल्थजर, पोर्सिया का सेवक। तो एक बार फिर कर देते हैं दोबारा रिवाइज। करेक्टर्स और स्टोरीज है। तो करेक्टर ये वेनिस के कोर्ट का जज हो गया, एंटोनियो हो गया। एंटोनियो जिसके बहुत सारे जहाज मतलब चलते हैं हर तरह से, इंग्लैंड, सुमात्रा, जावा, इसका माल जो होता है लद करके जहाज़ों में जाता है। और इस समय इसके जहाज व्यापारिक जहाज जो है वो यात्रा पर गए हुए हैं, सामान लाद करके गए हैं। और बेसेनियो को मैं बता चुका, ये पहले सैनिक भी था, स्कॉलर भी है। स्कॉलर है ये मानकर चलिए, ये विद्वान है ये आदमी, सैनिक भी। लेकिन ये अपनी जो फिजूल खर्ची की वजह से कंगाल बना रहता है। इसके बाद ये ग्रेशियानो, सैलेरियो, सैलेरिनो, लोरेंजो, ये सभी इसके मित्र हैं। इसके बाद शाइलॉक एक यहूदी है, बहुत ही निर्दयी साहूकार है, ऊंचे ब्याज दर पर पैसा देता है। इससे एंटोनियो खुश नहीं है, साथ ही ये भी एंटोनियो से और किसी भी ईसाई से खुश नहीं है। पोर्सिया बेलमोंट की महारानी है। जेसिका शाइलॉक की बेटी है लेकिन लोरेंजो की प्रेमिका है। और ट्यूबल शाइलॉक का फ्रेंड है। और बैल्थजर पोर्सिया का सेवक है। तो कहानी अब स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में 4 एपिसोड हैं, 4 स्टोरी है। बॉन्ड स्टोरी है, कास्केट स्टोरी है, लोरेंजो एंड जेसिका स्टोरी है और रिंग स्टोरी है। सभी इंटरेस्टिंग है। बॉन्ड स्टोरी इसकी मेन स्टोरी है। इसके बाद कास्केट स्टोरी भी बॉन्ड स्टोरी की कैटेगरी की है। लोरेंजो एंड जेसिका उतनी बड़ी स्टोरी नहीं है, थोड़ा एपिसोड में है। और रिंग एपिसोड बिल्कुल प्ले के लास्ट में है, लेकिन सबसे ज़्यादा ह्यूमरस और मनोरंजन देने वाला रिंग एपिसोड भी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटोनियो। एंटोनियो जो मेलनकॉली कैरेक्टर है, बहुत दुखी रहता है, लेकिन उसको अपने दुख का कारण बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो क्यों दुखी है, खुद नहीं पता होता है। तो वहाँ पर सैलेरियो और सैलेरिनो ये आ जाते हैं और कहते हैं कि दुखी क्यों हो। तो वो बताता है कि मुझे पता नहीं क्यों। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है तुम्हारे जहाज समुद्री यात्रा पर गए, उनके बारे में परेशान हुए, चिंतित हो। ऐसे बातचीत चल रही होती तब ग्रेशियानो और बेसेनियो आ जाते हैं। वो कहते हैं हो सकता है किसी से प्रेम हो गया हो, इस वजह से शायद ऐसी हालत हो गई हो। लेकिन ये एक मजाक की बात थी, ऐसा कुछ नहीं था। एंटोनियो कुछ बोला नहीं, लेकिन वो मतलब सीरियस मूड में ही रहता है। तो थोड़ी देर बाद चलते रहे, सैलेरिनो और सैलेरियो चले जाते हैं और बेसेनियो हालचाल लेता है। बेसेनियो जो एंटोनियो का मित्र है, वो बेसेनियो उसको कितना मानता है ये पता नहीं, लेकिन एंटोनियो बेसेनियो को इतना मानता है कि धरती में कोई चीज़ भी
बेसेनियों से बढ़कर उसको प्रेम नहीं करता है। यानी दुनिया में अगर वो किसी से प्रेम करता है सबसे ज़्यादा तो बेसेनियो से करता है, जबकि बेसेनियो एंटोनियो से करता है कि नहीं करता ये मालूम नहीं, और बेसेनियो ही एंटोनियो से अक्सर पैसा लेता रहता है, अक्सर पैसा लेता है। आज फिर पैसे की जरूरत पड़ी क्योंकि उसको बेलमोंट जाना है। यहाँ पर बता दूँ कि बेलमोंट में पोर्सिया का स्वयंवर होना है। पोर्सिया का स्वयंवर होना है कि पोर्सिया अपना वर पाना चाहती है, उसका मतलब एक विवाह होना है। लेकिन समस्या ये है कि विवाह किससे करे ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्ट्रेटजी थी, एक प्लान था। क्या था प्लान? पोर्सिया के पिता जब मरे थे, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। जब मरे थे तो मरने से पहले उन्होंने एक प्लान किया था कि 3 उन्होंने पेटियां बनाई थी। यहाँ पर थोड़ा सा इनको मैं हटा देता हूँ, ध्यान रखना जरा इनको। क्योंकि उसको थोड़ा बताते लिख के और दिखा करके तो और थोड़ा अच्छा रहेगा। तो 3 पेटियां बनाई थी, 3 पेटी बनाई थी, मतलब बॉक्स बनाए थे, 3 बॉक्स। एक गोल्डन थी, एक सिल्वर थी और एक लेड थी। लेड का मतलब जस्ता या शीशा, कोई मतलब हल्की और बेकार की धातु, भद्दी धातु, जो मतलब कम वैल्यू की हो। तो सबसे पहले गोल्डन कास्केट बनाया। कास्केट का मतलब छोटा डिब्बा, पेटी, और सिल्वर कास्केट और लेड कास्केट, ये तीनों पेटियां बनाई। और इन तीनों पेटियों में से किसी एक में पोर्सिया की तस्वीर रख दी। और तस्वीर जब रखी तो ये कहा वहाँ पर जो भी लोग थे कि जो भी व्यक्ति या राजकुमार, राजा पोर्सिया की तस्वीर वाली पेटी को चुन लेगा या ढूंढ लेगा कि इनमें कौन है, उसी के साथ पोर्सिया का विवाह किया जाएगा। आप सोचोगे कि ये तो बहुत आसान है, एक आदमी गया, उसको नहीं मिला, दूसरा गया, नहीं मिला, तीसरा तो मिल ही जाएगा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी शर्त थी और शर्तें भी थी। और चूंकि इन पेटियों में कुछ लिखा भी था, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो बेसेनियों को पता चला कि पोर्सिया का स्वयंवर होने वाला है या पोर्सिया का विवाह हो रहा है। तो किसी समय पोर्सिया और बेसेनियो एक बार मिले थे और दोनों को जिसको कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट, अर्थात पहली नज़र में प्रेम हो गया था। तब से पोर्सिया बेसेनियो को ही चाहती है और वो ये चाहती है कि बेसेनियो मेरा हस्बैंड बने। इधर जब पता चलता है कि पोर्सिया के यहाँ ऐसा है बेलमोंट में, तो बेलमोंट जाना चाहता है बेसेनियो, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता है। पोर्सिया उधर मजबूर होती है, वो चाहती, अब भाई देखो समय की बात है, उस जमाने में जो बातें होती थी उन बातों का पालन किया जाता था, जैसा जो कुछ होता था वैसा ही चलता था। उस समय सिचुएशन जो भी रखी जाती थी उसको फॉलो किया जाता था हर कंडीशन में। तो पिताजी ने जो उसके पोर्सिया के विवाह की प्रक्रिया एक अपनाई थी, चाहती तो क्या कर देती, पेटियां उठवाकर फेंक देती और बेसेनियो से शादी कर लेती, लेकिन नहीं, मतलब वहाँ जो उसका तरीका अपनाया गया था, पोर्सिया को उसी हिसाब से उसको विवाह करना था। बहुत मतलब ये विशेष बात थी। पोर्सिया अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किसी कीमत पे नहीं कर सकती थी। अब उसकी टेंशन ये थी कि पता नहीं कौन राजकुमार आए और वो सही पेटी का चुनाव कर ले, पता नहीं वो कैसा हो, किस तरह के नेचर का हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, पता नहीं क्या करता हो। तो ये रात दिन पोर्सिया की एक टेंशन हुई थी। लेकिन वो सपने में या कल्पना में देखा करती थी कि काश वही वेनिस का निवासी बेसेनियो आ जाए और सही पेटी का चुनाव कर ले तो बहुत अच्छा। खैर इधर क्या था कि बेसेनियो के पास पैसा नहीं था बेलमोंट जाने के लिए, तो एंटोनियो से उसने पैसा मांगा कि अब की बार और दे दो। क्योंकि बहुत सारा पैसा वो लिए भी था पर दे नहीं पाता था, क्योंकि खर्च कर देता था, कमाई कुछ थी नहीं। और एंटोनियो इधर बेसेनियो को बच जाता था, तो बेसेनियो की बात एंटोनियो कभी काटता नहीं था। तो एंटोनियो ने कहा कि इस समय तो मेरे पास पैसा नहीं है। कारण क्या है
कि मेरे सारे व्यापारिक जहाज इस समय यात्रा पर हैं और सारा पैसा मैंने उसमें लगा दिया है, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हो, पूरे वेनिस में चले जाओ और मेरे नाम पर कहीं भी अगर तुमको पैसा मिले तो तुम उधार ले लो, उस पैसे को मैं चुका दूंगा। मेरे नाम पे ले लो, तुम अपने नाम पे मत लो। तो चूंकि वेनिस में उधार देने का काम शैलॉक करता था, तो बेसेनियो ने क्या किया कि और कहीं तो कहीं उसको समझ में आया नहीं, तो वो शैलॉक के पास पहुंच गया। बेसेनियो, एंटोनियो, लोरेंजो, सैलेरियो और ग्रेसियानो, ये सब ईसाई हैं। इसमें अगर यहूदी है तो एक शैलॉक है और एक उसका मित्र ट्यूबल है। अब क्या हुआ कि बेसेनियो वहां पर जाता है शैलॉक के पास और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो। तो बोले, शैलॉक ने कहा कि तुमको पैसा उधार? बोले, अगर एंटोनियो तुम्हारे साथ होता तो अच्छा रहता, एंटोनियो को मैं दे सकता हूं बिना किसी कीमत पे। इधर क्या था, शैलॉक के अंदर एंटोनियो के प्रति बहुत बड़ी जेलसी थी। वो उसको हर कीमत में फंसाना चाहता था, उसको मारना चाहता था, गिराना चाहता था, बेइज्जत करना चाहता था। क्योंकि ज़्यादातर कई बार ऐसा हुआ था कि एंटोनियो ने भरी बाजार में शैलॉक की बेइज्जती की थी, कुत्ता कहा था, उसके ऊपर थूका भी था, बहुत सारा अपमान किया था, क्योंकि उसका नेचर इतना ख़राब था शैलॉक का कि एंटोनियो पसंद नहीं करता था। फिलहाल इन्हीं सब का बदला लेने के लिए शैलॉक ने एंटोनियो का नाम लिया कि एंटोनियो के नाम पर पैसा चाहिए तो बताओ। तो वैसे इन्होंने कहा कि एंटोनियो के नाम पर दे दो। तब तक एंटोनियो वहाँ पर आ जाता है और एंटोनियो कहता है कि तुम मेरे नाम पर पैसा इसको दे दो, 3000 स्वर्ण मुद्राएं। शैलॉक कहता है मैं पैसा तो दे दूंगा, लेकिन अगर पैसा समय पर वापस न हुआ तब क्या होगा। बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे पास जो मेरे व्यापारिक जहाज गए हैं वो टाइम पर मेरे आ जाएंगे और मैं तुम्हें पैसा उधार दे दूंगा। शैलॉक ने कहा, फिर भी अगर ना आए तो? बोले, तुम 3 महीने की मोहलत हमको दो, 3 महीने के लिए 3000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो और 3 महीने के भीतर उम्मीद है मेरे जहाज आ जाएंगे और पक्का इतना मुझे विश्वास है। तो बोले कि मैं पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि मैं 3000 स्वर्ण मुद्राएं 3 महीने तक की दूंगा, 3000 स्वर्ण मुद्राएं 3 महीने के लिए दूंगा। दूसरी शर्त, मैं जो भी 3000 स्वर्ण मुद्राएं आपको दूंगा वो बिना ब्याज का दूंगा, मैं सबको ब्याज पे देता हूं, आपको बिना ब्याज का दूंगा। और तीसरी और आखिरी महत्वपूर्ण शर्त कि अगर तुम 3 महीने के भीतर पैसा वो नहीं चुका पाए तो फिर मैं पैसा नहीं लूंगा। समझने की बात है। पहली शर्त क्या थी कि 3000 स्वर्ण मुद्राएं 3 महीने के लिए, इसके ऊपर का नहीं। बिना, दूसरी शर्त बिना ब्याज का, अगर 3 महीने के अंदर चुका देते हो तो एक भी पैसा ब्याज का नहीं, 3000 स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। लेकिन अगर 3 महीने से एक भी दिन और होता है तो फिर मैं पैसा नहीं लूंगा, फिर मैं कुछ और लूंगा। बोले, क्या? बोले, बस ऐसे ही, तुम्हारे शरीर का 1 पाउंड मांस लूंगा। वो किस हिस्से से लूंगा ये मेरी मर्जी है और ये तुम्हें बॉन्ड में लिखना पड़ेगा। हालांकि तुम 3000 स्वर्ण मुद्राएं 3 महीने में दे दोगे, ये मुझे विश्वास है, लेकिन बस ऐसे ही फालतू में मजाक में ऐसे ही मतलब बॉन्ड में लिख दो कि नहीं दे पाऊंगा तो मेरे शरीर का कहीं से भी 1 पाउंड मांस ले लेना। तो मजाक में उसने कहा, जबकि उसका प्लान कुछ और था। एंटोनियो ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, मैं साइन भी कर देता हूं। बेसेनियो ने मना किया, एंटोनियो इसका कोई भरोसा नहीं, ये तुम साइन ना करो, मैं बेलमोंट नहीं जाऊंगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन एंटोनियो बेसेनियो को इस तरह निराश होते हुए नहीं देख सकता था। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे व्यापारिक जहाज 3 महीने के भीतर आ जाएंगे और तुम्हें जो है चिंता करने की बात नहीं है, तुम जाओ और अपना प्रेम हासिल करके आओ, बाकी तुम चिंता छोड़ दो, मैं 3000 स्वर्ण मुद्रा 3 महीने के भीतर उसको चुका दूंगा। एंटोनियो नहीं माना, बॉन्ड लिखा, बॉन्ड में सब कुछ सारी बातें लिखी गई। इसके बाद ये भी लिखा कि अगर मैंने 3 महीने में 3000 स्वर्ण मुद्रा नहीं दी तो मैं अपने शरीर का जहां से भी शैलॉक चाहेगा, शरीर के जिस हिस्से से, वहां से 1 पाउंड मांस ले लेगा। लिखा, साइन किया, शैलॉक को दिया, शैलॉक से पैसे लिए, चला गया। इधर क्या था, लोरेंजो जो एक क्रिश्चियन था
वो शैलॉक की बेटी से प्रेम करता था और उसकी बेटी भी प्रेम करती थी, लेकिन शैलॉक को ये बात पसंद नहीं थी कि मेरी बेटी किसी ईसाई से प्रेम करे। लेकिन चूंकि प्रेम, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, वो प्रेम करते थे। शैलॉक को पसंद नहीं था, चोरी छिपकर मिलते थे। एक बार क्या हुआ कि यहाँ से जुलूस निकलना था, एक मास्क प्रोसेशन, टॉर्च वगैरह लेकर रात में जुलूस निकलना था। इधर बेसेनियो ने बेलमोंट जाने से पहले एक पार्टी रखी थी, उसमें शैलॉक को भी इनवाइट किया था। शैलॉक को उस रात बेसेनियो के यहाँ पार्टी में जाना था और इधर लॉरेंजो, सैलेरिनो, सैलेरियो, ग्रेशियानो ये सब मिल करके जुलूस में चले गए। जुलूस में चले गए तो इधर कहा सुनी थी लॉरेंजो और जेसिका के बीच में कि मैं जुलूस में आऊँगा और तुम उसी में मेरे साथ आकर शामिल हो जाना और भाग चलेंगे। ऐसा ही हुआ। उधर जेसिका पूरी तरह तैयार थी, सब अपने जेवरात, धन, पैसा जो कुछ था ले करके एक लड़के के वेश में जुलूस में शामिल हुई और लॉरेंजो के साथ मतलब निकल ली। अब इधर पार्टी जब समाप्त हुई तो दूसरे दिन बेलमोंट के लिए रवाना हुआ बेसेनियो। ग्रेशियानो ने कहा अगर बुरा ना मानो तो मैं भी चलूं, अकेले जा रहे हो। ग्रेशियानो कुछ मतलब जोकर टाइप का था, हंसी मजाक करने वाला, काफ़ी मतलब टॉन्ट करके मजाक किया करता था। तो बेसेनियो ने कहा कि वहाँ तुम्हें जाना ठीक नहीं है क्योंकि तुम बिना सोचे समझे बात कर जाते हो, इसलिए दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। वैसे ग्रेशियानो ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम कहोगे तभी मैं बोलूँगा और नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ले चलो, मुझे भी चलने का मन है। तो बेसेनियो ने ग्रेशियानो को भी ले लिया। अब ये दोनों निकल गए। अब ये मतलब बेलमोंट के लिए निकल गए। उधर कास्केट स्टोरी में क्या हुआ कि जब ये बात फैल गई कि पोर्सिया का स्वयंवर है तो दूर दूर से राजकुमार जो भी थे वो पोर्सिया को जीतने के लिए वहाँ आने लगे। उनमें से एक आया था प्रिंस ऑफ मोरक्को, यानी प्रिंस ऑफ मोरक्को अर्थात मोरक्को का राजकुमार। मोरक्को का राजकुमार आया था वहां पर सबसे पहले और पोर्सिया के दरबार में पहुंचा। इसका कुछ ब्लैक कम्प्लेक्शन था, यानी बहुत वैसा शरीर था, हट्टा कट्टा, बड़ा भीमकाय था और देखने में बहुत काला था। लेकिन ये था कि अब ये भाई चूंकि किसी को मना तो था नहीं, स्वयंवर में कोई भी शामिल हो सकता है, पर पोर्सिया बहुत डरती थी। उसने नेरिसा से कहा कि अगर शायद इसने कहीं बेटी का चुनाव कर लिया तब क्या होगा। नेरिसा ने समझाया, धैर्य रखो, भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा और हिम्मत मत हारो, निराश मत हो। फिलहाल मोरक्को जब पहुंचा तो वहाँ पर सब कुछ स्वागत सत्कार हुआ। इसके बाद कहा कि मुझे पेटियों के पास ले चलो। उसको पेटियों के पास जब ले जाया गया तो जो गोल्डन कास्केट थी, गोल्डन कास्केट, इसमें लिखा था हु चूजेज मी शैल गेट व्हाट मैनी मेन डिजायर, ये लिखा था। दूसरा जो सिल्वर कास्केट थी, सिल्वर कास्केट में लिखा था हु चूजेज मी shall gain as much as he desires, as he deserve। इसके बाद जो लेड कास्केट थी, थर्ड नंबर की पेटी, उसमें लिखा था हु चूजेज मी must give or risk all that he possesses। तीनों पेटों में एक एक इंस्क्रिप्शन यानी इबारत लिखी हुई थी। मतलब पेटियों का चुनाव करना आसान नहीं था। कोई ये समझे कि 3 लोग चले जाएं और एक एक पेटी खोलें और किसी न किसी में पोर्से की तस्वीर निकल आएगी
और बस एक की शादी हो जाएगी। तो 3 से काम खत्म? नहीं नहीं नहीं। सबसे पहले तो ये जो लिखा था इसका मतलब समझना था, और ये कोई विद्वान व्यक्ति ही समझ सकता था। गोल्डन कास्केट कहती है कि हु चूजेज मी शैल गेट व्हाट मैनी men डिजायर। सोने की पेटी में लिखा था कि जो व्यक्ति मेरा चुनाव करेगा उसे वो प्राप्त होगा जिसे पाने की बहुत सारी लोग इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति मेरा चुनाव करेगा उसे वो प्राप्त होगा जिसे पाने की बहुत सारी लोग इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। सिल्वर में लिखा था हु चूजेज मी शैल गेन एज मच एज ही डिजर्व्स। मतलब जो मेरा चुनाव करेगा चांदी की पेटी का, उसको उतना प्राप्त हो जाएगा जितने का वो पात्र होगा, जितनी उसमें योग्यता होगी उतना मिल जाएगा। समझना जरा। लेड कास्केट में लिखा था जो मेरा चुनाव करेगा उसको सब कुछ देना पड़ेगा या फिर दांव पे लगाना पड़ेगा जो उसके पास होगा। यानी लेड कास्केट में लिखा था कि इसमें रिस्क है, हो सकता है कि जो भी उसके पास हो वो सब कुछ गंवाना पड़े, ये भी है। यहाँ क्या है, यहाँ वो प्राप्त होगा जिसे पाने की अनेक लोग कामना करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ उतना प्राप्त हो जाएगा जितने का वो व्यक्ति पात्र होगा, चुनने वाला। और यहाँ लेड कास्केट में था कि हो सकता है इसमें सब कुछ दांव पे लगाना पड़े और ये जो कुछ उसके पास है वो सब गंवाना पड़े। तो जिस समय मोरक्को का राजकुमार वहाँ पहुँचता है तो पोर्सिया उससे कहती है कि देखिए कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं पेटी को चुनाव करने से पहले, पहले आप वो सुन लीजिए। शर्त नंबर 1 कि अगर आप गलत पेटी का चुनाव करते हैं तो तत्काल यहां से चले जाएंगे सीधे बिना रुके, और बाहर जाकर के किसी को नहीं बताएंगे कि तुमने किस पेटी का चुनाव किया है। इसके बाद एक शर्त ये कि पहले तो ये कि सीधे चले जाओगे अपने देश को, दूसरा ये कि किसी से बताओगे नहीं कि हमने कौन सी पेटी का चुनाव किया है, और तीसरी जो खतरनाक शर्त थी वो ये थी कि अगर तुमने गलत पेटी का चुनाव किया तो आज के बाद किसी भी महिला से विवाह नहीं करोगे, विवाह के लिए कोई बात नहीं होगी। मतलब कितना बड़ा रिश्ता कि अगर गलत पेटी का चुनाव किया जा रहा है तो फिर वह व्यक्ति जीवन भर के लिए विवाह से वंचित हो जाएगा। ये शर्तें सुनकर के सैकड़ों राजकुमार चले गए। मोरक्को के राजकुमार ने हिम्मत की, उसने गुणा भाग लगाया, एस्टिमेट किया, समझा कि सोने की पेटी में लिखा है कि जिसे बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, तो इसमें बताइए पोर्सिया के अलावा कौन हो सकता है। इसमें तो पक्का पोर्सिया ही है, क्योंकि पोर्सिया को ही बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। तो बस वो क्या करता है, सोने की पेटी को चुन लेता है, और जब सोने की पेटी को चुन लेता है तो उसको खोलने के लिए कहता है। जब वो खोली जाती है तो उसमें एक कंकाल की खोपड़ी निकलती है और उसमें एक कागज लिपटा हुआ निकलता है जिसमें कुछ लिखा होता है, और जब उसको उठाता है तो उसमें लिखा था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। अगर कोई कब्र भी ऊपर से सोने से मढ़वा दी जाए और फिर अगर उसके अंदर खुदाई की जाए तो कीड़े ही निकलेंगे, अंदर सोना नहीं निकलेगा। खैर उसको अपने इस फैसले से निराश होना पड़ा। शर्तानुसार जैसा कहा गया था वैसा वो चला गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद दूसरे दिन एक राजकुमार और आता है, और वो होता है प्रिंस ऑफ अरागन, यानी अरागन का राजकुमार आता है। जब वो आता है तो उससे भी वही सारी शर्तें, वही सारी बातें आए बहुत, लेकिन ड्रामा में सिर्फ 2 राजकुमार का जिक्र किया गया है। तो जब बहुत सारे लोग आए तो अब यहाँ पर क्या था कि तीनों पेटी फिर रखी हैं, और तीनों पेटियों में वही इबारत कि मतलब जो मेरा चुनाव करेगा उसे वो प्राप्त होगा जिसे बहुत सारे लोग पाने की इच्छा करते हैं। सिल्वर की पेटी में लिखा है कि जो मेरा चुनाव करेगा उसे वो प्राप्त होगा जितने का वो पात्र होगा। अरागन समझता है कि मैं इतने का तो पात्र हूं ही कि मैं पोर्सिया को पाने के योग्य हूं, मैं वीर हूं, मैं साहसी हूं, मैं पराक्रमी हूं, मैं सुंदर हूं, तो मेरी पात्रता तो बनती है पोर्सिया के लिए। इसलिए वो चुन बैठता है सिल्वर की पेटी। और सिल्वर की पेटी जिस समय खोली जाती है तो उसमें एक मूर्ख का चित्र होता है और उसमें भी एक खत होता है,
और उस खत में लिखा होता है कि काश तुम जितने शारीरिक रूप से बलवान हो, शायद तुम बुद्धि से भी उतने ही बलवान होते तो आज तुम्हें निराश नहीं होना पड़ता। फिलहाल तुम सिर्फ इतने के पात्र हो कि ये मूर्ख का चित्र लेकर अपने देश को लौट जाओ। तो ऐसा, अब देखिए, प्री प्लान्ड था। पुरसे के फादर ने ऐसा बना करके लिखा था कि जो चुनेगा उसको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब वही है। खैर, इधर होता क्या है कि समय धीरे धीरे गुजरता है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया और 3 महीने का लगभग समय नज़दीक आ गया और एंटोनियो की जहाज वापस अभी आए नहीं। एंटोनियो की चिंता बढ़ने लगी, बहुत परेशानी होने लगी। बेसेनियो वहाँ जा चुका है, बेसेनियो की ये पता नहीं है कि इधर क्या हो रहा है। वो भी पोर्सिया के दरबार में पहुँचता है और पोर्सिया उसको देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाती है कि ये तो वही वेन्सियन है जिसको मैंने कभी देखा था, और खुश तो है, लेकिन चिंता ये है कि क्या ये सही पेटी का चुनाव कर पाएगा अथवा नहीं। अगर इसने भी सही पेटी का चुनाव नहीं किया तो मेरा जीवन तो नर्क हो जाएगा, फिर मैं किसके साथ शादी करूँगी। नेरिसा से वो बात करती है, नेरिसा बहुत उसको धैर्य बनाती है, बहुत ज़्यादा समझाती है, तो खैर समझती तो है, लेकिन फिर भी व्याकुलता है, क्योंकि ये जीवन साथी की बात है। फिर इधर क्या होता है कि लोरेंजो और जेसिका भाग करके, मतलब ये इधर बेलमोंट की तरफ आते हैं। मतलब एक छोटी सी नाव के माध्यम से द्वीप से नाव चला करके ये आते हैं, और शैलॉक उधर बहुत बुरी तरह से अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है और सारे ईसाइयों को बुरा भला कह रहा होता है। इधर जो एंटोनियो का जो टाइम पीरियड था कैश वापस करने का, जो उधार था वो बकाया देने का, वो नज़दीक आ गया था। जहाज वापस आए नहीं थे। एंटोनियो की चिंता बढ़ रही थी, शैलॉक बहुत खुश हो रहा था। अब तो उसके अंदर बहुत सारी और भी क्रोध, गुस्सा था और ईर्ष्या भी बहुत थी, क्योंकि एक ईसाई ने उसकी बेटी को भगाया था और इधर एंटोनियो भी ईसाई था, तो सारा बदला एंटोनियो से लेना चाहता था। तो उसका प्लान बहुत खतरनाक था, बड़ा डेडली प्लान था, मतलब एंटोनियो को जान से मारने का प्लान था उसका। खैर, इधर हुआ ये कि जब एंटोनियो के जहाज नहीं आया और समय की जो अवधि थी वो पूरी हो गई, तो शैलॉक ने कोर्ट में, अदालत में केस फाइल कर दिया, क्योंकि उसके पास एंटोनियो का सिग्नेचर किया हुआ बॉन्ड था। तो पूरी तरह से शैलॉक की जीत थी। 3 महीने की अवधि पूरी, अब उसको एक भी पैसा लेना नहीं है और अब फैसला अदालत में होगा और वो 1 पाउंड मांस एंटोनियो से लेगा, ऐसा बॉन्ड में लिखा है। तो जिस समय वहाँ अदालत में केस फाइल करता है तो बहुत सारे जो वेनिस के नागरिक थे, सम्भ्रांत नागरिक थे, अरिस्टोक्रेट थे, बड़े बड़े लोग थे, समझदार थे, समाज के ठेकेदार थे, उन्होंने शैलॉक को समझाया कि देखो ये मत करो, ये तो मजाक की बात है, चलो हो गया, मतलब वो पैसा आपको दे देगा, पैसा ही ले लो और जो तुम्हारा ब्याज बने वो भी ले लो, लेकिन उसके शरीर से 1 पाउंड मांस मत लो, क्योंकि सब जानते थे कि अगर मांस लेगा ये तो फिर वो मर जाएगा। और सभी लोग, जो भी मिल जाता है वो शैलॉक को समझाता है, लेकिन शैलॉक किसी की हिम्मत पर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एंटोनियो को जान से मार देना चाहता है। क्योंकि शैलॉक के बिजनेस में एंटोनियो रोड़ा है, बाधा है, उसको हर समय उसको किसी न किसी तरह से परेशान करता रहता है और एक अच्छी कमाई उसकी नहीं हो पाती है। जब ये ब्याज में पैसा देता है तो ज़्यादातर उधार लेने वाले एंटोनियो के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो बिना ब्याज का पैसा देता है। तो इस तरह से उसका बिजनेस भी नहीं चल पा रहा है। इधर बहुत बुरा भला भी कहा था एंटोनियो ने, थूका भी था उसके ऊपर, कुत्ता भी कहा था। इधर उसका मित्र जो लोरेंजो था वो उसकी बेटी को भगा भी ले गया था। तो ऐसे करके गुस्सा उसका ठंडा होने रहा और वो कह रहा है कि मैं हर हाल में, मुझे जो फैसला चाहिए वो अदालत से चाहिए और मुझे कहीं से नहीं चाहिए, मुझे फैसला अदालत का ही चाहिए। अर्थात उसका मतलब था कि इस बॉन्ड के अनुसार अदालत में फैसला हो और मैं एंटोनियो का 1 पाउंड मांस लूँ और शरीर के जिस हिस्से से चाहूँ मैं उस हिस्से से लूँ। तो वो किसी ऐसे हिस्से से ले लेगा जहाँ से उसकी डेथ हो जाएगी। ये उसका पूरा प्लान था। तो जब बहुत सारे लोग समझा चुके, इधर ड्यूक भी समझा चुका, लेकिन शैलॉक मानने के लिए तैयार नहीं है। जब नहीं है तो मजबूरी में जितने भी अधिकारी थे, यानी पुलिस प्रशासन था,
एंटोनियो को गिरफ्तार करना पड़ा और जेल में बंद कर दिया। अब जाकर उस पर सुनवाई होगी। इधर क्या था कि जब बेसेनियो वहाँ पहुँचा तो बेसेनियो को भी पेटी चुनाव करने के लिए काफ़ी तनाव था, लेकिन बेसेनियो एक स्कॉलर था, वह हर एक चीज़ को समझता था। साथ में ग्रेशियानो भी था। बेसेनियो और ग्रेशियानो, पोर्सिया और नेरिसा। बेसेनियो और पोर्सिया में प्रेम पहले का था। इधर साथ में रह करके ग्रेशियानो नेरिसा का आंखों में प्रेम हो जाता है, और ये बात न तो पोर्सिया को पता चलती है और न बेसेनियो को पता चलती है। फिलहाल ये थोड़ा सा सीक्रेट लव चलता रहता है। इधर दूसरे दिन पेटियों का चुनाव करने की बारी आती है। प्रक्रिया वही अपनाई जाएगी जो सबके साथ अपनाई गई है। पोर्सिया का विवाह वैसा ही होगा जैसा कि उसके पिताजी ने प्लान किया था। पेटियों के पास बेसेनियो को ले जाया जाता है और बेसेनियो फिर स्टडी करता है इन इंस्क्रिप्शंस की जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसने सोचा कि बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, लेकिन पोर्सिया तो अद्भुत, अलौकिक और बेजोड़ है, ये सब के लिए थोड़ी हो सकती है। इसलिए ये तो लालच है, व्हाट मैनी मेन डिजायर। इसमें लालच के अलावा कुछ नहीं है, अर्थात सोने की पेटी केवल लालच देती है। इसमें पोर्सिया की तस्वीर कतई हो ही नहीं सकती है, इसलिए वो इस पेटी को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद कहता है हु चूजेस मी शैल गेन एज मच एज ही डिजर्व्स। तो यहाँ पर उसने ये गणित लगाया कि इसमें पात्रता की कोई बात ही नहीं है। अगर आप पात्र समझ करके कि नहीं मैं इतने का पात्र हूँ, एक इतना मतलब कि एक मीडियम क्वालिटी की चांदी का पात्र हूँ, इतनी कम कीमत रखता हूँ मैं अपनी, तो यहाँ पात्रता की कोई बात नहीं। आदमी की कीमत इस तरह से नहीं होती किसी के कहने पर। जब वो अच्छा काम करता, अच्छा सोचता है और कोई बहुत बढ़िया काम करता है तो पात्रता उसकी वहाँ से बनती है। केवल लिखे होने से कि जितने को तुम पात्र होगे, तो पहले मुझे अपनी पात्रता देखनी चाहिए। और इसमें लट में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति मेरा चुनाव करेगा उसका अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा और गंवाना पड़ेगा। वैसे इन्होंने कहा यहाँ पर कोई बात है, ये है रिस्क, और यहाँ पर निश्चित तौर पर इसमें पोर्सिया की तस्वीर होना चाहिए, क्योंकि पोर्सिया की तस्वीर साधारण रूप से हासिल नहीं हो सकती है। पोर्सिया किसी को साधारण रूप से नहीं मिल सकती है। पोर्सिया एक अलग शख्सियत है, एक महारानी है और विद्वान है, एजुकेटेड है, हर तरह से रूपवान है, इसलिए इसको पाने में तो रिस्क है। इसलिए बेसेनियो लेड कास्केट का चुनाव करता है और उसमें जो है पोर्सिया की तस्वीर निकलती है। पोर्सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बेसेनियो भी खुश हो जाता है, सारे लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग फूलों की वर्षा करते हैं, एक मैरिज सॉन्ग भी गाया जाता है, हर तरह से पूरी तरह सब माहौल सुंदर है। खैर, इधर खुशी का माहौल चल रहा था, तब तक ग्रेसियानो ने कहा कि मालिक बेसेनियो को, चूँकि वो उसका मालिक ही था, असिस्टेंट बन के गया था, कि मैं भी विवाह करना चाहता हूँ। तो साला बेसेनियो ने कहा कि बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम, विवाह करने के लिए एक लड़की की आवश्यकता पड़ती है, तो लड़की है तुम्हारे पास? बोला हाँ बिल्कुल है। उसने ग्रेसियानो ने नेरिसा की तरफ देखा, नेरिसा ने ग्रेसियानो की तरफ देखा, नेरिसा ने पोर्सिया की तरफ देखा। पोर्सिया ने कहा नेरिसा तुम? बोले जी, अर्थात हम और ग्रेसियानो प्रेम करते हैं। तो इधर वहाँ ग्रेसियानो का नेरिसा का प्रेम हो गया और बेसेनियो को पोर्सिया मिल गई। पोर्सिया के मिलने के साथ साथ बेसेनियो को वो सब कुछ मिल गया जो पोर्सिया का था, लेकिन बिना पोर्सिया की इजाज़त के नहीं। लेकिन ये तो था कि वह पोर्सिया का मालिक था, पोर्सिया का पति था, तो मतलब पोर्सिया के साम्राज्य का मालिक था। खैर, इसी बीच में जिस समय यह पार्टी चल रही होती है, तो यहाँ पर जब समय ये सिलेक्शन हो जाता है और पेयर बन जाते हैं, तो उसी दौरान पोर्सिया बेसेनियो के एक अंगूठी पहनाती है और कहती है कि ये मेरी रिंग सेरेमनी जो हो रही है, इस अवसर पर यह मेरी विवाह सगाई की अंगूठी है और ये कभी भी तुम्हारे हाथ से उतरनी नहीं चाहिए, और अगर जब किसी भी दिन किसी भी समय मैं तुम्हारी उंगली में अंगूठी नहीं देखूंगी तो मैं समझूंगी कि तुम मुझे भूल चुके हो। बेसेनियो ने कहा कि ये अंगूठी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे हाथ में रहेगी, और अगर जिस दिन मेरे हाथ में अंगूठी ना हो तो तुम समझ जाना कि बेसेनियो मर चुका है, अर्थात बेसेनियो का शरीर मुर्दा है।
तो मेरी कब्र में ही हो सकता है कि मेरे हाथ में अंगूठी ना हो, अन्यथा अंगूठी रहेगी। इधर क्या होता है कि नेरिसा भी ग्रेसियानो को एक अंगूठी पहना देती है। हालांकि वो कुछ ऐसा नहीं कहती, लेकिन हाँ मतलब उसका वही है कि जिस तरह से मालकिन ने मालिक से कहा वही शर्तें मेरी भी हैं, मेरी भी अंगूठी तुम्हारे पास हमेशा बनी रहनी चाहिए, और रहेगी तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे ही प्रेम करते हो। ये सब कुछ हो गया। इसी बीच लॉरेंजो, जेसिका और सैलेरियो ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं। सैलेरियो एक मैसेंजर था जो दूत बनकर गया था और एंटोनियो की खबर लेकर गया था। हालांकि लॉरेंजो और जेसिका गए तो उन्हें यह पता नहीं था, लेकिन सैलेरियो के माध्यम से उनको भी पता चला कि एंटोनियो को जेल हो गई है, 3 महीने की अवधि समाप्त हो चुकी है, और सैलॉक ने केस को अदालत में क्या कर दिया, फाइल कर दिया है। तब पोर्सिया ने कहा बेसेनियो से एंटोनियो कौन है? तब बेसेनियो ने कहा कि ये मेरा बहुत अच्छा मित्र है और आज इसके प्राण संकट में है, वो भी मेरी वजह से है, क्योंकि मैं यहाँ आने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तुम्हें पाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, बेलमोंट आने के लिए, तो ये पैसा मैंने एंटोनियो से लिया। लेकिन एंटोनियो के पास भी उस समय पैसा नहीं था, तो वेनिस का एक सौदागर है, व्यापारी, जिससे हमने 3000 स्वर्ण मुद्राएं ली, लेकिन उनके पीछे एक बॉन्ड भरना पड़ा, और बॉन्ड ऐसा था ऐसा था ऐसा था कि 3 महीने की अवधि तक करके पैसा वापस नहीं किया तो फिर वो जो एंटोनियो के शरीर के किसी भी अंग से वो 1 पौंड मांस निकाल लेगा। और अब चूंकि अवधि समाप्त हो गई है, एंटोनियो के जहाज वापस नहीं आए हैं, और सुनने को मिला है कि डूब भी गए हैं एक आध। इस तरह से एंटोनियो बहुत दुखी, मेरा मित्र बहुत परेशानी में है, बड़े संकट में है। और सैलेरियो ने यह कहा कि एंटोनियो ने यह खबर भिजवाई है कि वो मरते वक्त अपने मित्र के सामने मरना चाहता है। मतलब वो मरे लेकिन उसे कोई दुख नहीं होगा अगर उसकी आंखों के सामने उसका मित्र बेसेनियो होगा। यहीं से समझ जाओ वो बेसेनियो को कितना चाहता था, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। और कुछ नहीं बल्कि ये कह दिया था कि मेरे प्राण जाने का दुख बेसेनियो ना मनाए, अपना प्रेम हासिल करे, अपनी प्रेमिका अपनी पत्नी हासिल करे और जीवन सुखमय व्यतीत करे, मेरी चिंता मत करे। लेकिन मैं चाहता हूं कि काश मरते समय मैं अपने मित्र बेसेनियो को देख पाता। ये सारी बातें सुनकर के पोर्सिया बहुत ज़्यादा द्रवित हो गई, बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठी। बोले मेरे पति का मित्र और उस मित्र की जान संकट में। बोले बेसेनियो जितने पैसे की ज़रूरत हो, जितने पैसे की, 3000 का जाके 2 गुना 6000 दे दो, 6000 के 12000 दे दो, 12000 की 24000 स्वर्ण मुद्रा दे दो, लेकिन तुम्हारे मित्र को कुछ होना ना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे पति और वो तुम्हारा मित्र, इसका मतलब वो मेरा भी मित्र, और उतना ही जितना तुम मेरे लिए। तो बेसेनियो को ढेर सारा पैसा दिया और बेसेनियो और ग्रेसियानो को वहां से तत्काल भेजा कि जाओ ये मामला निपटाओ और उसका जाकर पैसा उधार दो और अपने मित्र की जान बचाओ। भेज दिए, भेज तो दिया, लेकिन पोर्सिया जानती थी कि यह मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि बॉन्ड में लिखा है, सरकारी दस्तावेज में लिखा है, अदालत भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए उसके मन में यह बात चलती रही। इधर क्या है, शाम ढली। शाम ढलने पर पोर्सिया और नेरिसा ने रात में प्लान किया कि बैल्थजर को बुलाओ। बैल्थजर को एक जगह थी पेडुआ, वहाँ भेजा, और वहाँ उसका एक मित्र रहता था वकील, उससे वकील के कपड़े मंगवाए। मंगवाने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। अब मंगवाने के बाद बैल्थजर से मंगवाया अपने सेवक से, फिर जो पोर्सिया थी उसने वकील का वेश धारण किया, और जो नेरिसा थी उसने उसके क्लर्क का रूप धारण किया, यानी दोनों पुरुष बन गए, लड़का बन गए, कोई मतलब पहचान ना पाए इसलिए। और रातों रात वो वेनिस पहुंचे बेलमोंट से, मतलब पोर्सिया और नेरिसा, क्योंकि पोर्सिया को पता था, वो बैरिस्ट्री जानती थी, वकालत जानती थी, कि वो जानती थी कि बेसेनियो की बस की बात नहीं है। फिलहाल दूसरे दिन सुबह अदालत में केस की सुनवाई होनी थी। ये बॉन्ड स्टोरी, ये वही है बॉन्ड स्टोरी जो यहाँ पे लिखा था। पहले चली बॉन्ड स्टोरी, बॉन्ड स्टोरी में एंटोनियो का केस, कास्केट स्टोरी में सीता का स्वयंवर, सीता का स्वयंवर नहीं, पोर्सिया का स्वयंवर। और इसके बाद लॉरेंजो एंड जेसिका स्टोरी, लॉरेंजो जेसिका स्टोरी। तो ये क्या है,
इनका इलॉपमेंट यानी भागना, और भागकर सीधे, और कहीं कोई जगह थी नहीं इसलिए सीधे बेलमोंट पहुंच गए जहाँ बेसेनियो गया था। और इसके बाद रिंग एपिसोड, रिंग एपिसोड एकदम लास्ट में आएगी और ये आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर बॉन्ड स्टोरी चल रही है। कास्केट स्टोरी में पोर्सिया का विवाह हो चुका, लॉरेंजो जेसिका भाग चुके और पोर्सिया के यहाँ सुरक्षित है। इधर शैलॉक ढूंढ रहा है, परेशान है, कहीं किसी को नहीं मिला, किसी को पता भी नहीं चला कि कहाँ चले गए, ये सीक्रेटली वहाँ पहुँच गए। अब क्या हुआ, आती बारी फिर बॉन्ड स्टोरी की। तो बॉन्ड स्टोरी में क्या हुआ कि अदालत, सारे सम्भ्रांत नागरिक वेनिस शहर के, और जज अपनी कुर्सी पर यानी ड्यूक, इसके बाद कटघरे में एंटोनियो, और वहीं पर शैलॉक, और वहीं बेसेनियो। ड्यूक समझा रहा शैलॉक को कि देखो मजाक बहुत हो गया और तुम ऐसा करो अपना पैसा ले लो और एंटोनियो को छोड़ दो, जाने दो। शैलॉक ने कहा कि मुझे अगर न्याय चाहिए तो मेरे बॉन्ड के अनुसार चाहिए, जो बॉन्ड में लिखा है और इसके साइन भी हैं। बेसेनियो ने कहा कि तुम बताओ कितने पैसे लोगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कितना पैसा लोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। बोले नहीं। इसी बीच क्या हुआ, जब शैलॉक किसी से मान ही नहीं रहा तब तक वकील और क्लर्क का प्रवेश हो गया, अर्थात पोर्सिया वकील के वेश में और नेरिसा क्लर्क के वेश में। लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा, न बेसेनियो पहचान पा रहा, न एंटोनियो, एंटोनियो को तो पता नहीं, न ग्रेसियानो पहचान, कोई नहीं पहचान पा रहा। पहुंचे तो चूंकि ये केस यहाँ वेनिस शहर में कोई वकील नहीं था, तो जज ने बाहरी वकील को बुलाया था पेडुआ से। तो वही पेडुआ से वो वकील के रूप में पोर्सिया पहुंची। अर्थात इसमें थोड़ा सा और कहानी है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, यहीं से पकड़ लो कहानी को। तो ये लगा जज को कि ये जिसको मैंने बुलवाया था शायद ये वही वकील आया है। तो वकील ने कहा कि हाँ बताइए केस की प्रवृत्ति क्या है, केस का प्रकार बताइए, केस का प्रारूप बताइए। बोले ऐसा 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 है, 3000 स्वर्ण मुद्राएं 3 महीने के लिए बिना ब्याज के लिए, और अगर ना दिया जाए तो बॉन्ड के द्वारा ये पता चलता है कि फिर वो पैसा नहीं लेगा शैलॉक, फिर वो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस लेगा। तो तब जाकर पोर्सिया ने शैलॉक को मर्सी नामक पोएम बताती है कि दया एक दैवी गुण है, जो दया दिखाता है उसे भी सुख मिलता है, जो दया प्राप्त करता है उसे भी सुख मिलता है। दया जो है शक्तिशाली व्यक्तियों का शक्तिशाली गुण होता है, यह राजा के मुकुट के बराबर है, ये शोभा देती है। कोई भी व्यक्ति दया दिखाता है तो वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। दया की बहुत सारी बातें शैलॉक को बताएं लेकिन शैलॉक मानने वाला नहीं था। वो पूरी तरह से प्लान किया था कि मैं एंटोनियो को खत्म कर दूंगा आज। जब नहीं माना तो पोर्सिया ने कहा कि चलो भाई कोई बात नहीं, केस की डीलिंग मैं कर रही हूँ, इसलिए जीत तो तुम्हारी है ये पक्का है क्योंकि बॉन्ड कहता है, और तुम एंटोनियो की जान ले भी लोगे, 1 पाउंड मांस निकाल भी लोगे, ये भी पक्का है। कोई भी तुम्हें इस न्याय से रोक नहीं सकता, हर हाल में केस तुम्हारे पक्ष में। लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि तुम पैसा ले लो और एंटोनियो को छोड़ दो। लेकिन नहीं, वो नहीं तो नहीं, अर्थात नहीं माना। तो बोले ठीक है, तो क्या तुम मांस को तौलने के लिए तराजू लाए? तराजू बाट है तुम्हारे पास? तो तराजू और बाट भी लिए था वो। फिर पोर्सिया ने कहा कि एक काम करो कि अगर तुम एंटोनियो का शरीर कट करोगे तो खून निकलेगा। ऐसे में कोई डॉक्टर बुलाया है? डॉक्टर बुला लेते तो कम से कम तुरंत उसका ट्रीटमेंट तो हो जाता, दिक्कत तो नहीं होती। तो शैलॉक ने कहा कि वकील साहब, मेरे इस बॉन्ड में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ 1 पाउंड मांस लिखा है, सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड मांस। न डॉक्टर बुलाना, न कोई वैद्य, न कोई न कुछ, इसलिए मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मुझे 1 पाउंड मांस चाहिए। पोर्सिया ने कहा फिर जैसी इच्छा, क्योंकि जीत तो तुम्हारी है, मैं भी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कानून ऐसा कहता है। जबकि बेसेनियो ने कहा कि कानून बदला भी जा सकता है, इसको बदल दीजिए, ड्यूक से कहा। तो ड्यूक ने कहा कि अगर इस कानून को आज बदल दिया जाएगा तो आने वाले समय में फिर हर तरह के केसेस में एक परिवर्तन लोग मांगेंगे, जो कि वो देश के लिए और कानून के लिए उचित नहीं है, इसलिए कानून नहीं बदलेगा, वो जो फैसला है वही रहेगा, वो शैलॉक के पक्ष में है। फिर तो पोर्सिया ने कहा कि तो जाओ फिर आगे बढ़ो और एंटोनियो के शरीर से जहाँ से चाहो 1 पाउंड मांस ले सकते हो, तुम्हारी जीत है।
शार्लॉक ने एक बड़ा सा चाकू निकाला और गया और एंटोनियो के गर्दन पे रखा, सीने पे रखा, सीने पे। पोर्सिया ने कहा ठहरो। शार्लॉक रुक गया। बोले ये बताओ कि तुम्हारे बॉन्ड में क्या लिखा है? बोले 1 पाउंड मांस। क्या बस सिर्फ 1 पाउंड मांस ही लिखा है ना? वही तुम्हें चाहिए ना? बोले हाँ, 1 पाउंड मांस लिखा है, मुझे वही चाहिए। तो पोर्सिया ने कहा ध्यान रखना, 1 पाउंड मांस ही निकलना चाहिए, एक भी बूंद खून का नहीं निकलना चाहिए। शार्लॉक फंस गया, क्योंकि शार्लॉक ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? बोली पोर्सिया कि यह बात खून वाली बॉन्ड में मेंशन नहीं है। जिस तरह डॉक्टर मेंशन नहीं है, इसी तरह खून की बूंद भी मेंशन नहीं है। तुम्हें सिर्फ 1 पाउंड मांस लेना, न कि उसका एक भी बूंद रक्त। इस बात को ध्यान रखना, अन्यथा तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कोर्ट को चली जाएगी और इसके बदले तुमको मृत्युदंड दिया जाएगा। शार्लॉक उलझ गया। 2 मिनट सोचने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने कहा कि मुझे एंटोनियो का 1 पाउंड मांस नहीं चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। अगर वो मांस निकालता तो खून जरूर निकलता। ये है पोर्सिया का टैलेंट, इसको कहते हैं मतलब जीनियस डिसीजन, इंटेलिजेंट डिसीजन। जिस समय ये कहा तो सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था और सब जानते थे कि अब एंटोनियो की जान बच गई। तो फिर क्या हुआ? मतलब ये था कि शार्लॉक पैसे मांगने लगा। पोर्सिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको बॉन्ड के अनुसार ही न्याय मिलेगा। तुम 1 पाउंड मांस निकालो एंटोनियो का, खून नहीं निकलना चाहिए। बोले नहीं नहीं, मुझे मांस नहीं चाहिए, मुझे 3000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। बोले नहीं, एक भी स्वर्ण मुद्रा अब तुम्हें नहीं मिलेगी, और अगर तुम एंटोनियो को 1 पाउंड मांस तुम्हें नहीं चाहिए तो ये स्वर्ण मुद्रा नहीं मिलेगी, और साथ ही आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी बेटी को जाएगी और आधी प्रॉपर्टी कोर्ट में जमा हो जाएगी। शार्लॉक पूरी तरह से हताश हो गया। उसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा और शार्लॉक के खिलाफ केस हो गया। तो आधी प्रॉपर्टी उसकी कोर्ट में और आधी अपनी बेटी को, अर्थात लॉरेंजो और जेसिका को मिलने वाली है। तो वहाँ ये सब कुछ हो गया। चूंकि हुआ क्या कि शार्लॉक जो प्लान करके आया था वो उसका पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसकी वहाँ तबीयत बिगड़ गई, चक्कर आने लगा उसको। तो बस कहा कि मुझे अभी घर जाने दीजिए और मैं फिर अपना बॉन्ड में साइन कर दूंगा, तो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो कोर्ट को आधी और आधी बेटी को चली जाएगी, लेकिन मैं अभी स्थिति में नहीं। उसको घर भिजवा दिया गया। इधर बेसेनियो बहुत खुश, वकील से खुश, एंटोनियो भी खुश। जो 3000 स्वर्ण मुद्राएं शार्लॉक को देनी थी, तो बेसेनियो बोला पोर्सिया से, चूंकि पता तो था नहीं कि ये पोर्सिया है, उसकी पत्नी है। उसने कहा वकील साहब, अब ये 3000 स्वर्ण मुद्राएं आप ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हमें पैसे की भूख नहीं है, हमें पैसा क्या करना है, हमको पैसे की ज़रूरत है ही नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये तो उपकार का काम था और ये हमारा काम है। हम तुम्हारा केस फाइनल हो गया, तुम्हारे मित्र की जान बच गई, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। बस हो सके तो कभी कभी याद कर लिया करना, बस इतना ही काफ़ी है। तो वैसे ने बोला नहीं नहीं, ऐसे तो बनेगा नहीं, ये तो ठीक नहीं है, कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना। अरे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परेशान मत होइए, हम खुश हैं और कोई नाराज़गी नहीं है, हमारी कोई फीस नहीं है। हम तो आए, आपके मित्र की जान बचा ली, बच गई, बस बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी फीस हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। बोले नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो पुरसे बोले कि अगर ऐसी बात है, देना ही चाहते हो, तो ये जो आप अंगूठी पहने वो हमको दे दीजिए। बोले नहीं नहीं, अंगूठी के अलावा और भी कुछ मांगो। आप कहो कि इसी तरह की अंगूठियाँ वेनिस शहर में जितनी महंगी होंगी मैं वो सब मंगा दूंगा, लेकिन ये अंगूठी मत मांगिए। बोले नहीं, अब ये तो गलत बात है, मतलब पहले पहले आप देने के लिए जोर डालते हैं, लेने के लिए, और जब मांगा जा रहा है तो मना कर रहे हैं, ये तो अपमान हो गया, ये तो गलत बात है। एंटोनियो बोला अरे दे दो यार, तुमको क्या दिक्कत है, अंगूठी तुम्हारे मतलब मेरी जान बच गई, हम दोनों लोग सुरक्षित हैं, अंगूठी दे दो, ऐसा क्या उस अंगूठी में। कहे नहीं दोस्त, ये अंगूठी बहुत कीमती है, मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ये अंगूठी मैं नहीं दे सकता, और कुछ भी मांगो वो मैं दे सकता हूँ, पैसा मांगो, इस तरह की और भी अंगूठी मांगो। पोर्से ने कहा नहीं नहीं, देना हो तो यही अंगूठी दो, वरना कोई बात नहीं। पोर्से इतना कर कर अपना चली गई। इधर क्या हुआ कि एंटोनियो समझाया बेसिनियो को कि देखिए इस तरह की अंगूठियाँ बहुत हैं,
और बहुत उसने देखी इस अंगूठी की कीमत जान की कीमत के आगे कुछ नहीं है, और तुमने उसको दुखी कर दिया, तुम्हारा इतना बड़ा केस, मेरी जान बचाई, ये बहुत बढ़कर है। अंगूठी की उस समय कोई वैल्यू नहीं है। तो वहीं ग्रेसियानो था, तो एंटोनियो बेसेनियो फिर मान गया एंटोनियो की बात, अंगूठी उतारी और ग्रेसियानो से कहा कि जाओ दे आओ। तो वो कोर्ट के बाहर काफ़ी दूर निकल आई थी, पोर्सिया वकील के वेश में, नेरिसा क्लर्क के वेश में। ग्रेसियानो ने आवाज़ दिया, वकील साहब ये अंगूठी लेते जाइए। पोर्सिया ने देखा कि अंगूठी वही थी, तो पोर्सिया ने अंगूठी ले ली। इधर नेरिसा बोली कि महाशय हम भी तो हैं कुछ, हम भी तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, मुनीम हैं, क्लर्क हैं, कुछ तो मेहनत हम भी किए हैं, तो क्या आप हमें कुछ नहीं दे सकते? कम से कम आप भी हमें अपनी अंगूठी दे दीजिए। बोले नहीं ये अंगूठी नहीं। अरे बोले दे दीजिए, अंगूठी दे दीजिए ना, कुछ तो दीजिए सम्मान के तौर पर। जब आपके मालिक ने, आपके मित्र ने अंगूठी दे दी है, तो आपको अंगूठी देने में क्या है? कम से कम याददाश्त के रूप में बनी रहेगी, जब भी अंगूठी देखेंगे आपकी याद तो आएगी। ग्रेसियानो पिघल गया और उसने अपनी अंगूठी निकाल करके नेरिसा को दे दी। इधर नेरिसा और पोर्सिया वहां से तुरंत चल पड़ती हैं, क्योंकि उनको सुबह होने से पहले वहां उनको पहुंचना था, यानी अपनी जगह पे, अर्थात बेलमोंट पहुंचना था। वो सब चले गए। इधर ग्रेसियानो वहीं से चला गया सैलाव के घर बॉन्ड में साइन कराने के लिए। इधर एंटोनियो पूरी तरह सुरक्षित। अब एंटोनियो और बेसेनियो, ग्रेसियानो, ये सब बाद में दूसरे दिन बेलमोंट के लिए रवाना होते हैं पोर्सिया के पास। उधर पोर्सिया जब आई थी तो पूरी सुरक्षा जो बेलमोंट की थी वो लोरेंजो और जेसिका के हाथों में सौंप कर आई थी, और सारे नौकरों से कह दिया था कि जब तक हम ना आवें तब तक यही तुम्हारे लोरेंजो ही मालिक हैं और ये जेसिका मालकिन है। जैसे तुम मेरे आदेशों का पालन करते हो ऐसे जेसिका के आदेशों का पालन करोगे और लोरेंजो के आदेशों का पालन करोगे। तो वो वहाँ पर पूरा राजपाट वो संभाले हुए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और सुबह होते होते काफ़ी झुरमुट था। बेलमोंट में पोर्सिया के महल का दीपक दिख रहा था, और ये तब तक सुबह होते होते वहाँ पहुँच गए। इधर काफ़ी दिन निकल आया, उजाला हो गया और दिन चढ़ गया, 10, 11, 12 बज गए। तब तक बेसेनियो, एंटोनियो और ग्रेसियानो वहाँ पहुँच जाते हैं। पोर्सिया का बड़ा सा हॉल था, सब वहाँ बैठे थे, और तब पोर्सिया का मूड एकदम अपसेट हो गया। बोले बेसेनियो, तुमने तो कहा था कि हम अंगूठी को जी जान से प्यार करके रखेंगे और कभी उतारेंगे नहीं, ये तो तुमने तो उतार दिया। तुम तो झूठे वादे करने वाले निकले। तुम तो कह रहा था मेरे मरने के बाद उतरेगी। तुमने किसी महिला को ये अंगूठी दे दी है। बोले नहीं, महिला को नहीं दी है, मैंने एक आदमी को अंगूठी दी है। मतलब एक पुरुष था, मैंने महिला को नहीं दी है। मतलब पोर्सिया का मतलब था कि इसको इधर से टंट करना है, कि मतलब तुमने लगता है किसी और महिला से प्रेम कर रखा है और उस महिला को तुमने अंगूठी दे दी है। वैसे उन्होंने कहा नहीं, मैंने अंगूठी नहीं दी है। इधर नेरिसा भी ग्रेसियानो से लड़ी पड़ी है कि लगता है तुमने किसी महिला को अंगूठी दी है। उधर ग्रेसियानो और नेरिसा, इधर बेसेनियो और पोर्सिया। पोर्सिया कहती है कि बेसेनियो कहता मैं कसम खाता हूँ, सौगंध है, मैंने अंगूठी किसी महिला को नहीं दी है। पोर्सिया कहती है मैं भी शपथ खाती हूँ, कसम खाती हूँ कि आपने ये अंगूठी किसी पुरुष को नहीं दी है। इधर ग्रेसियानो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अंगूठी किसी महिला को नहीं दी है। नेरिसा कहती है मैं कसम खाती हूँ, सौगंध है कि आपने ये अंगूठी किसी पुरुष को नहीं दी है। और दोनों लोगों की सौगंध सही थी, क्योंकि जब बेसेनियो कहता है कि मैंने महिला को नहीं दी, इसका मतलब है कि उस समय पोर्सिया पुरुष के वेश में थी, और पोर्सिया कहती है कि तुमने ये अंगूठी किसी पुरुष को नहीं दी है, तो इसका मतलब है वो पोर्सिया जो थी पुरुष के वेश में महिला थी। दोनों थी। इसके बाद थोड़ी देर में हंसी मजाक होता है और फिर राज पोर्सिया खोल देती है, बोलती है कि पुरुष के वेश में यानी वकील के वेश में मैं थी और मुनीम के वेश में ये मेरी दासी नेरिसा थी, और इस तरह हम रातों रात जा करके वकालत करके हमने एंटोनियो की जान बचाई। वरना जो चालाक और धूर्त और दुष्ट जो सैलॉक था ये मानता नहीं और तुम्हारे मित्र की जान ले लेता। तो इस प्रकार से एक हैप्पी एंड हो गया। सैलॉक के लिए थोड़ा सा दुखद रहा और बाकी सभी कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही शानदार रहा। ये थी पोर्सिया की कहानी, जो कि एक सुपर प्ले है,
विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो कैसी लगी स्टोरी, कैसा मतलब वो रहा इसका कथानक, क्या मतलब इसमें इंटरेस्ट आया और कैसा जो भी कुछ